हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी सेंटर में। दोस्तों, आज ओशिनोग्राफी की इस अगली क्लास में हम समझने वाले हैं प्रवाल भित्तियों को। प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, इनका विकास कैसे होता है और कौन कौन सी चीजें इनके लिए जरूरी होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं और दुनिया में कहाँ कहाँ ये भित्तियां फैली हुई हैं, इन चीजों पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं प्रवाल भित्तियां होती क्या हैं। देखिए, महासागरों में समुद्री तटों के किनारे, तटों से कुछ दूरी पर समुद्र में कुछ गहराई में डूबी हुई ऐसी दीवार होती हैं, भित्तियां होती हैं, जो कि मूंगे या कोरल जीवों के द्वारा विकसित की गई रहती हैं, जिनको कोरल पालिप कहते हैं या मूंगा कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जीव जिनको मूंगा या कोरल पालिप, ठीक है, कोरल को हिंदी में प्रवाल कहते हैं। ये जीव होते हैं जो चूने प्रधान क्षेत्रों में होते हैं, चूना खाते हैं और एक के ऊपर एक, जब ये मरते हैं ना, तो एक के ऊपर एक अपना खोल बनाते हुए चले जाते हैं अपने अस्थि पंजरों पे, अपने अवशेषों पे। फिर जो नया जीव होता है उसके ऊपर अपना खोल बनाता है, फिर वो मर जाता है, उसके बाद जो नया होता है वो उसके ऊपर खोल बनाता है और इस तरीके से प्रवाल भित्तियों का विकास लगातार होता चला जाता है। तो यही सब सारी चीजें हमें समझनी है। देखिए, प्रवाल भित्ति, भित्ति का मतलब ना रीफ, एक ऐसा अवरोध उत्पन्न हो जाता है तट से कुछ दूरी पर और वो बहुत भारी मात्रा में होता है। ठीक है, जिसका साइज बड़ा होता है उसको हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसके कई प्रकार होते हैं, उन प्रकारों पर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रवाल भित्तियां होती कहाँ हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे गहराई। समुद्र में इनकी गहराई कितनी होती है? 30 फैदम पर होती है। ठीक है, यानी कि 200 से लगभग 250 फीट नीचे समुद्र में, ये बिल्कुल ऊपर भी नहीं होते हैं, 200 से 250 फीट नीचे समुद्र की गहराई में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनका तापमान, तो इनके लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस का तापमान अच्छा माना जाता है इनके विकास के लिए। ठीक है, ये इसी टेम्परेचर पर जिंदा रह सकते हैं। तीसरी मुख्य चीज है लवणता। लवणता की अगर बात की जाए तो 27% यूनिट से 30% यूनिट, जो कि लवणता का चिन्ह है। ठीक है, 27 से 30% हम सामान्य रूप में बोलते हैं, है ना, या प्रति लीटर प्रतिशत हम बोलते हैं। तो 27 से 30 के बीच में लवणता होनी चाहिए, 21 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में इनका टेम्परेचर होना चाहिए और 30 फैदम की गहराई, यानी कि 200 से लगभग 250 फीट की गहराई पर ये विकसित होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी विशेषताएं। ठीक है, और ये विशेषताएं क्या है? उत्पत्ति के लिए। ठीक है, उत्पत्ति की विशेषताएं। ठीक ना, देखिए, वैसे प्रवाल भित्तियां तो काफी आकर्षक लगती हैं, रंग बिरंगी होती हैं, विभिन्न प्रकार के जीवों के द्वारा ये बनाई जाती हैं। ठीक ना, मुख्य रूप से प्रवाल भित्ति आपको, जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, सबसे ज्यादा प्रवाल भित्तियां आपको प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। अटलांटिक महासागर में प्रवाल भित्तियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। ठीक है, उन पर चर्चा करेंगे, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, कहां से कहां तक ये होती हैं। अब इनकी उत्पत्ति की विशेषताएं देख लेते हैं, या किन ऐसी क्या दशाएं होंगी या ऐसी कौन सी विशेषताएं होंगी समुद्र की जहां पर ये उपस्थित होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर लीजिए ना कि प्रवालों का मुख्य भोजन चूना है। तो जहां पर चूना की उपस्थिति रहेगी, जहां पर कैल्शियम की उपस्थिति रहेगी, प्रवाल वहीं जीवित रहेंगे। तो इस बात को मत भूलिएगा कि इनका, ठीक है, अगर हम यहां पर भी लिख दें भोजन, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भोजन क्या है? चूना। ठीक है, चूना ही खाते हैं, बिना चूना के मर जाएंगे।
तो इनकी उत्पत्ति की विशेषताएं क्या होंगी भाई? पहली विशेषता की अगर हम बात करें तो मैं आप जैसे इसे समझा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके या आप स्लो करके आप उसको आराम से लिख सकते हैं, आप बाद में रिवाइज करके आप रिपीट करके लिख सकते हैं। पहली विशेषता की बात करेंगे, ठीक है। पहली विशेषता क्या है? पानी न तो बहुत ज्यादा साफ होना चाहिए, बहुत स्वच्छ जल भी इसके लिए ठीक नहीं है, और बहुत ज्यादा गंदा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर स्वच्छ जल की बात करेंगे ना, तो पानी जब साफ हो जाएगा, स्वच्छ जल हो जाएगा, तो उसमें चूना नहीं मिलेगा, उस पानी में लवणता इतनी नहीं मिलेगी। भाई पानी अगर स्वच्छ जल है तो मीठा पानी हो जाएगा ना, लवणता नहीं मिलेगी, क्योंकि लवणता भी इसको चाहिए और चूना भी चाहिए, और बहुत ज्यादा गंदा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गंदे पानी में लवणता की कमी हो जाती है, ठीक है। गंदे पानी में चूना उनको पर्याप्त रूप से नहीं मिलेगा, उनको बहुत ज्यादा गंदा पानी भी नहीं चाहिए। तो पहली कंडीशन कि यही कारण है, आपको नेट के पीजीटी के एग्जाम में कथन और कारण कर करके पूछ देता है सवाल कि क्या कारण है। तो यही कारण है कि नदियों के मुहाने पर प्रवाल नहीं पाए जाते हैं, यानी कि नदियां जहां पर समुद्रों से मिलती हैं वहां पर प्रवाल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। पहला कारण, ठीक है। क्यों? पहली बात कि नदियों के मुहाने पर पानी या तो बहुत साफ होता है, ठीक है, वो भी कारण है कि नदियां स्वच्छ जल की आपूर्ति करती हैं, और स्वच्छ जल की आपूर्ति करने के कारण पर्याप्त लवणता नहीं होती है। दूसरी बात, जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तो उनके मुहाने पर नदियों से आए अवसाद में बहुत गंदगी होती है। ये भी कारण है कि कुछ नदियों के अवसाद में बहुत ज्यादा गंदगी होती है, और बहुत ज्यादा गंदगी में प्रवाल मर जाते हैं। तो एक कारण वो भी है कि बहुत ज्यादा इसलिए, ठीक है, स्वच्छ जल भी और गंदगी भी इसलिए। अच्छा, स्वच्छ जल कैसे देखे? सभी नदियों की कंडीशन एक जैसी नहीं है ना, सभी नदियां बहुत गंदा अवसाद नहीं लाती हैं, लेकिन उनके मिलने से स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाती है। दूसरा, कुछ नदियां ऐसे भी हैं जो बहुत ढेर भारी मात्रा में अवसाद लेकर के आती हैं, ठीक है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां क्या करती हैं कि बहुत भारी मात्रा में अवसाद ले जा करके बंगाल की खाड़ी में समुद्र के मुहाने पर छोड़ देती हैं, ठीक है। नदी अपना मुहाना बनाती है वहां पे, तो वहां गंदगी बहुत ज्यादा होती है, प्रवाल वहां भी नहीं पाए जाएंगे। तो पहली कंडीशन। दूसरी, लवणता इतनी होनी चाहिए, ठीक है। लवणता, जहां पर सागरों में लवणता 27 से 30% होगा, वहां पर प्रवाल पाए जाएंगे, ठीक है। तीसरा, अंतः सागरीय चबूतरा, अंतः सागरीय चबूतरा होना चाहिए। इसके लिए अंतः सागरीय चबूतरा होना चाहिए, क्योंकि प्रवाल न तो बहुत ज्यादा गहराई में विकसित होते हैं और न तो समुद्र के ऊपर विकसित होते हैं। तो एक अंतः सागरीय उथला चबूतरा होता है जिसपे प्रवाल अपना घर बनाते हैं, अपने अस्थि पंजरों को रख करके खोल बनाते हैं और उसी पर विकास करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बात। चौथी बात, खुले सागर, खुले सागरों में चौथी विशेषता क्या है भाई? इनके उत्पत्ति की दशाएं या उत्पत्ति की विशेषताएं क्या है, कहाँ ये विकास करेंगे, विकास की दशाएं क्या है कि खुले सागर होने चाहिए। देखिए, खुले सागर में समुद्री तरंगें चलती हैं, लहरें चलती हैं, जो प्रवालों के लिए भोजन ले करके आती हैं। बंद सागर होगा, लेगून होगा, कोई झील होगी, उसमें प्रवालित नहीं हो पाएंगे, उसमें कोरल रीफ नहीं होंगे, ठीक है, उसमें प्रवाल नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको उनका भोजन नहीं मिलेगा। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, आप इनका ध्यान रखेंगे। पहला, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, पहला क्या है कि भाई बिल्कुल स्वच्छ जल नहीं होना चाहिए और गंदा जल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्यों? इसीलिए यही कारण है कि नदियों के मुहाने पर प्रवाल नहीं पाए जाते, ठीक। दूसरा, लवणता 27 से 30% होना चाहिए, ठीक। अंतर सागरीय चबूतरा होना चाहिए और खुले सागर होने चाहिए, बंद सागर में इनका विकास नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके अलावा तापमान, ठीक ना, अगर हम पांचवा भी लिखें, ठीक है, तो तापमान, तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। यही कारण है कि गहरे समुद्रों में, समुद्र की बहुत ज्यादा गहराई पर तापमान कम हो जाता है, इसलिए प्रवाल वहां भी नहीं पाए जाते हैं। तो न तो बहुत ज्यादा ऊपर और न तो बहुत ज्यादा गहराई में प्रवाल एक निश्चित
उतले समुद्री चबूतरे पर होता है, न तो बहुत ज्यादा गहराई में होता है, न तो बहुत ज्यादा ऊपर होता है। ठीक है, तो ये पूरी विशेषता किसकी हो गई? प्रवाल की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि इनके कितने प्रकार होते हैं। तो प्रवालों के अगर हम प्रकार की चर्चा करें तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला तटीय प्रवाल, तटीय प्रवाल। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये कोई सागर का तट है, तो तटों से लगा हुआ प्रवाल, यहां प्रवाल लगा हुआ है। ठीक है, ये पूरा जल है। ठीक है, प्रवाल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का कोई प्रवाल हो तो उसको तटीय प्रवाल कहते हैं। ठीक है, जो भूमि से तटों से लगा हुआ रहता है। दूसरा अवरोधक प्रवाल, अवरोधक प्रवाल। अवरोधक प्रवाल क्या है भाई? तो अवरोधक प्रवाल क्या है? अवरोधक प्रवाल तटों से दूर होता है। ठीक है, तटों से दूर, अवरोधक प्रवाल का विकास तटों से दूर होता है। ठीक है, यहां भी जल होगा और इधर भी जल होगा। ये क्या है? ये प्रवाल है आपका। ठीक है, ये प्रवाल है। तो ये जो प्रवाल है ना, ये अवरोधक हो गया। जल इधर भी होता है, जल इधर भी होता है, बीच में इसका धीरे से विकास हो जाएगा। इसके विकास के बहुत से सिद्धांत हैं कि कैसे इनका विकास होता है। विकास के सिद्धांतों को मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे, इसको पहले आप प्रकार को समझ लेते हैं। तो ये है अवरोधक प्रवाल। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ये है आपका स्थल और ये है जल। ठीक है, ये पूरा जल है, ये है स्थल और ये है जल। ठीक ना, तो तटों से लगा हुआ तटीय प्रवाल और ये पूरा आपका जल है और बीच में तट से कुछ दूरी पर। ठीक है, जैसे कि सबसे बड़ा अवरोधक प्रवालों की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ आप नोट कर लीजिएगा, लगभग 1920 किलोमीटर लंबा है। कुछ किताबों में आपको 1600 मीटर 1700 मीटर मिलेगा, लेकिन ये 1920 किलोमीटर लंबा तटीय प्रवाल है। ठीक है, अवरोधक प्रवाल है जो तट से लगभग 32 से 48 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि कहीं पर 32, कहीं पर 48, ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर, ऐसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट के करीब में ये अवरोधक प्रवाल है। तीसरा जो प्रकार होता है इसका, वो होता है एटॉल। वो होता है एटॉल या वलय। एटॉल या वलय, ये कैसे होता है? तो इसका विकास कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इधर भी जल होगा, ये बीच में भी जल हो जाएगा और इधर भी होगा। यानी कि घोड़े के नाल की तरह। ठीक ना, घोड़े के नाल की तरह ये दिखाई देगा। ये जल है और ये क्या है आपका भाई? ये प्रवाल है। कुछ इस तरीके से इन प्रवालों का विकास होता है। ठीक है, यहाँ पर भी घासें झाड़ियां वगैरह जम जाती हैं और इधर भी घासें झाड़ियां वगैरह जम जाती हैं। तो घोड़े के आकार का ये वलय टाइप का, रिंग टाइप का ये बन जाता है, जिसको एटॉल या वलय एटॉल का नाम भी दिया जाता है। तो ये प्रवालों के कुल मिला जुला करके 3 प्रकार है। और भी प्रवालों के नाम है, जैसे फिजी प्रवाल है ना, फिजी तटीय प्रवाल, और फुनाटी प्रवाल है। और भी है, इसकी विशेषताओं को मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिलहाल प्रकार में तटीय प्रवाल, अवरोधक प्रवाल और एटॉल। ठीक है, यानी कि तटीय प्रवाल में कोस्टल रीफ, फिर बैरियर रीफ और एटॉल यानी कि वलय प्रवाल। तो यहां से हमने विशेषताएं देख ली, क्या कैसे होता है वो भी देख लिया और इसके प्रकार भी देख लिया। ठीक है, अब यहीं पर मैं आपको प्रवाल विरंजन बता देता हूं। ठीक ना, प्रवाल विरंजन। प्रवाल विरंजन क्या होता है? यानी कि कोरल ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, खूब चेहरा ब्लीच वगैरह करवाते हैं तो चेहरे पर जो भी गंदगी वगैरह रहती है ना, धूल कण या जो भी दाग वगैरह रहता है तो खत्म हो जाता है, आपका चेहरा व्हाइट व्हाइट कर दिया जाता है, दिखने लगता है। तो प्रवाल विरंजन भी वही चीज है। क्योंकि प्रवाल बड़े मनमोहक होते हैं, रंग बिरंगी होते हैं, कई तरीके से देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, लोग उनको देखने के लिए भी जाते हैं। तो होता क्या है,
कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, यानी कि प्रवाल विरंजन। विरंजन का मतलब इनका रंग उड़ जाना, प्रवालों का रंग उड़ जाना, रंग उनका उड़ जाता है, वो बिल्कुल व्हाइट हो जाते हैं और व्हाइट होने की प्रक्रिया के बाद वो मर जाते हैं। होता कैसे है समझिए, यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, यानी कि क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन जब बढ़ता है, यह माना गया है कि समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है। जैसे दुनिया में यह अनुमान लगाया गया है ऑस्ट्रेलिया के मरीन रिसर्चर्स के द्वारा कि समुद्र का तापमान वर्ष 2002 में सबसे ज्यादा गर्म था, और अब तक यानी कि शुरुआती दौर से 1870 से लेकर के 1870 से लेकर के अब तक लगभग 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान समुद्र का बढ़ चुका है। औसत तापमान, समुद्र का औसत तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। इससे बड़े पैमानों पर प्रवालों का नुकसान हुआ है। होता कैसे है, यदि देखिए प्रवालों को जिंदा रहने के लिए तापमान कितना चाहिए, 20 से 21 डिग्री। इस तापमान पर प्रवाल क्या करते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खिलाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। उसमें जो शैवाल वगैरह होते हैं वो सब सारा काम करते हैं। होता क्या है कि प्रवालों में एक शैवाल होता है जिसका नाम है जूजेंथले, ठीक है, इसका नाम है जूजेंथले, आप नाम नोट कर लीजिएगा इसका, जूजेंथले का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जूजेंथले प्रवालों का मुख्य ऊतक होता है, ठीक है, जिसे कहे ना मेन पार्ट आप कह सकते हैं। तो जूजेंथले यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जैसे ही समुद्र का तापमान बढ़ता है, तो दो चीजें होती हैं। पहला कि जैसे जैसे अगर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेज हो जाती है, ठीक है। अगर तापमान ज्यादा हो गया ना, सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिल रहा है, तेजी से आ रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया तीव्र हो जाती है। और जैसे ही फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेज होती है, वैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब तेज होती है तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है। उस ऑक्सीजन के लेवल को कम करने के लिए जूजेंथले खुद का जो वर्णक होता है क्लोरोफिल, उसको त्याग देता है। क्लोरोफिल ही वह पदार्थ होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत तेजी से भोजन बनाता है। लेकिन तापमान को बचाने के लिए, ठीक है, तापमान को सहन करने के लिए जूजेंथले जो है वो जूजेंथले जो है क्लोरोफिल, ठीक है, को त्याग देता है। और जैसे ही क्लोरोफिल को त्याग देता है तो यह व्हाइट हो जाता है, यानी कि सफेद कलर का हो जाता है। और जैसे ही यह सफेद कलर का होता है, प्रवालों में प्रकाश संश्लेषण होना बंद हो जाता है और यह व्हाइट हो जाते हैं। चूना खाना भी ये लोग बंद कर देते हैं और फिर कुछ समय बाद इनकी डेथ हो जाती है। दूसरा, प्रवाल खुद जूजेंथले को त्याग देते हैं कि तुम ही हटो भैया, यहाँ से दिक्कत तुम्ही से हो रही है। तो बचने के लिए जूजेंथले को भी वो त्याग सकते हैं, ठीक है। तो दो बात, पहला क्या, जूजेंथले क्लोरोफिल को त्याग देता है, जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है प्रकाश संश्लेषण तेज हो जाता है। नहीं तो फिर प्रवाल क्या करते हैं कि अगर उससे भी ज्यादा नहीं होता है तो जूजेंथले को ही त्याग देते हैं, जूजेंथले मर जाता है, खत्म हो जाता है, और उसके बाद भोजन इनको मिल नहीं पाता और ये भी प्रवाल भी क्या होते हैं, मर जाते हैं। चूंकि प्रवाल समुद्र की एक की स्टोन प्रजाति है, प्रवाल समुद्र की एक की स्टोन प्रजाति है। की स्टोन प्रजाति का मतलब कि पारिस्थितिकी संतुलन में सबसे ज्यादा जो प्रजातियों का संरक्षण करता है, सबसे ज्यादा जो जैव विविधता रखता है, उसमें प्रवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रवाल यदि मरते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र पर भी बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए प्रवालों का संवर्धन करना, प्रवालों को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जब प्रवाल मरते हैं, उनका कलर डैमेज हो जाता है तो ये मर जाते हैं, उसी प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन कहते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर प्रवालों का नुकसान होता है, ठीक है। प्रवालों के नुकसान को 4 प्रकार से संदर्भित किया जाता है। पहला, कैटास्ट्रोफिक विरंजन होता है। कैटास्ट्रोफिक में 70% से अधिक प्रवाल मर जाते हैं। दूसरा, प्रचंड विरंजन होता है जिसमें 50 से 70% प्रवाल मर जाते हैं। तीसरा,
सामान्य विरंजन होता है जिसमें 20 से 50% प्रवाल डैमेज होते हैं, और एक होता है चौथा नगण्य विरंजन। नगण्य विरंजन में क्या होता है कि लगभग ना के बराबर प्रवालों पर दिक्कत आती है, मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो वो सह लेते हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता। तो ये सारी बातें रही प्रवालों से संबंधित। अब आगे हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे कि प्रवालों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ विभिन्न सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों को कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ विद्वानों ने बताया था। ठीक है, तो इनका हम सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, तो प्रवालों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला सिद्धांत आता है अवतलन सिद्धांत, सबसिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन। इसको हम लोग देख लेते हैं। डार्विन का अवतलन सिद्धांत, डार्विन का अवतलन सिद्धांत। ठीक है, यानी कि सबसिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन। 1837 में डार्विन महोदय ने यह सिद्धांत दिया था और पुनः 1842 में इस सिद्धांत में इन्होंने संशोधन भी किया। डाना महोदय ने भी इस सिद्धांत में अपने कुछ मत दिए हैं, तो इस सिद्धांत को डार्विन डाना का अवतलन सिद्धांत भी बोलते हैं। इस सिद्धांत को डार्विन डाना का अवतलन सिद्धांत भी बोला जाता है। समझिए अवतलन सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अवतलन का मतलब होता है ना डूबना। ठीक है, अवतलन का मतलब होता है डूबना, नीचे जाना। तो सीधी सी बात इन्होंने कहा कि देखिए स्थल का, ठीक है, स्थल का अवतलन हुआ। इन्होंने कहा कि किसी समय पर जो स्थल खंड था उसी का अवतलन हुआ, स्थल खंड नीचे गया। ठीक है, अब हुआ कैसे, प्रवाल कीट थे, प्रवाल कीटों ने चूना खाते हुए अपना विकास किया। ठीक है, जैसे जैसे वो मरते चले गए तो उनकी खोल पर दूसरे कीटों ने अपना घर बना लिया, अन्य जीवों ने अपना घर बना लिया और उसका विकास करते हुए चले गए। तो जो स्थल खंड था उसका अवतलन हो गया, तो स्थल खंड ही नीचे धस गया। स्थल खंड के नीचे धसने की वजह से, जैसे ये बाहर बाहर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या स्थल खंड है और यहाँ पर प्रवाल है, तो स्थल खंड जैसे ही नीचे धसा तो यहाँ पर क्या हुआ, जल पहुंच गया, यानी कि स्थल खंड नीचे धसा जिससे सागर का जो जल है वो ऊपर आ गया। भाई स्थल खंड अगर नीचे जाएगा तो पानी वाला आ जाएगा ना ऊपर, तो स्थल खंड नीचे गया, पानी वाला ऊपर चला गया, तो एक अंतःसागरीय चबूतरा प्रवालों के लिए पर्याप्त रूप से मिल गया। तो अंतःसागरीय चबूतरा प्रवालों को मिल गया, तो प्रवालों ने इसी पर क्या कर लिया, अपना घर बना लिया। ठीक है, और इसी तरीके से लैगून वगैरह का भी निर्माण हुआ। ठीक है, दूसरा मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत। ठीक है, आपको हल्के हल्के शब्दों में समझा देता हूं, बहुत ज्यादा डीप हो रहा है, मतलब टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है और बहुत कुछ होता नहीं है, बस आप भी समझ लीजिए। मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत है। मर्रे महोदय ने कहा था कि देखिए स्थल का अवतलन नहीं हुआ, जो समझने वाली बात इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आपको बता रहा हूं। डार्विन डाना का कहना था कि स्थल ही डूब गया, यानी कि स्थल का अवतलन हुआ। मर्रे महोदय क्या करते हैं, मर्रे महोदय इस सिद्धांत का खंडन करते हैं, इस सिद्धांत का खंडन करते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए कि मर्रे का जो सिद्धांत है ना, वो अवतलन सिद्धांत, डार्विन के अवतलन सिद्धांत का खंडन करता है। मर्रे महोदय का स्थिर स्थल सिद्धांत है। मर्रे महोदय ने कहा कि देखिए स्थल का अवतलन नहीं हुआ बल्कि खुद समुद्र तल का स्थल अवतलन हुआ। इन्होंने कहा कि प्रवालों को 30 फैदम की गहराई चाहिए। ठीक है, तो स्थल वहीं था, स्थल वहीं था, प्रवाल समुद्र के नीचे थे, समुद्र तल ही नीचे खिसक गया, समुद्र तल ही लगभग 30 फैदम नीचे खिसक गया, जिससे प्रवाल ऊपर आ गए। अब प्रवाल जैसे ही ऊपर आए तो चूंकि इनको बहुत ज्यादा प्रकाश मिलने लगा, तापमान मिलने लगा और चूना और लवणता भी उतना नहीं मिला,
तो इन्होंने नीचे की तरफ विकास करना चालू कर दिया, और यही कारण था, इन्होंने कहा कि यही कारण है कि एटॉल, वलय और अवरोधक प्रवालों का निर्माण इसी प्रकार से हो जाता है। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया एटॉल की, अगर हम बात करेंगे तो फिजी एटॉल, फिजी एटॉल, फिजी एटॉल और फुनाफुटी एटॉल, फुनाफुटी एटॉल, दो प्रसिद्ध एटॉलों के नाम आप याद रखिएगा, फिजी एटॉल और फुनाफुटी एटॉल। ये दो ऐसे एटॉल हैं जो एटॉल हैं जो प्रवालों के प्रकार में एटॉल वाले प्रकार में आते हैं। तो इनका निर्माण जो है कि इस तरीके से मर्रे के इसी स्तन सिद्धांत की व्याख्या करता है, और वो भी बताते हैं कि इस तरीके से, देखिए जैसे अवरोधक प्रवाल भी हैं, तो यहाँ थे लेकिन सागर तल नीचे गए, तो ये नीचे की तरफ अपना विकास करते चले गए, तो ऊपर से फिर नीचे बढ़ने लगते हैं, यानी कि तटों से दूर जाने लगते हैं ये विकास करते करते। क्यों? क्योंकि सागर तल में ही अवतलन हो जाता है। ठीक है, तो ये बात है, इसको आप उम्मीद है कि ध्यान से समझेंगे। एक बार बैक करके रिपीट करके आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो मर्रे का स्थिर स्तर सिद्धांत इनके सिद्धांत की खंडन करता है। तीसरा एक और सिद्धांत मैं बताता हूं आपको, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। डेली जब चैलेंजर अभियान में गए हुए थे 1872-74 में, जब चैलेंजर अभियान में वो लोग गए हुए थे, डेली महोदय, ठीक है, तो मर्रे के साथ ही थे उसमें, तो इनका हिमानी नियंत्रण सिद्धांत आता है। ये प्लेस्टोसीन युग की बात करते हैं। हिमानी, डेली का, आप पूरा नोट कर लीजिएगा, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। ठीक है, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, डेली महोदय 1915 में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कब करते हैं? कब करते हैं? 1915 में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इनका सिद्धांत प्रवालों के विकास से संबंध रखता है। किसके? सागर के तापमान में। डेली का सिद्धांत जो है ना, दो चीजों में संबंध बताता है। एक तो प्रवालों का विकास कब हुआ, और इनके विकास का संबंध सागर के तापमान से किस प्रकार से है। तो इन्होंने कहा कि प्रवालों का विकास प्लीस्टोसीन हिमयुग के बाद हुआ है, यानी कि प्लीस्टोसीन काल में जब बहुत बड़े पैमाने पर हिमनद आया था, तो इन्होंने कहा कि उस समय, ठीक है, क्योंकि प्रवालों का जब इन्होंने अध्ययन किया ना, ये मुख्य रूप से ये भी जो है कि एटॉल या वलय प्रवाल के प्रकार को ही बताते हैं। इनका ये कहना था कि जब हिमयुग आया था, तो हिमयुग में आज भी मोना की पर्वत, याद रखिएगा, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया मोना की। ठीक है, मोना की पर्वत, और कहा कि जो वलय जो प्रकार देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो एटॉल देखने को मिलते हैं, ये संकरे होते हैं, संकरे प्रवाल देखने को मिलते हैं, और मोना की पर्वत पर हिमनद के चिन्ह उसी तरीके से दिखाई देते हैं जैसे कि प्रवाल संकरे संकरे हैं, मतलब जिस तरीके से उनका निर्माण हुआ है। तो हुआ कैसे, कहना क्या था इनका, वो मैं आपको सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में समझाता हूं। इनका कहना था कि प्लीस्टोसीन हिमयुग जब आया, तो समुद्र, जब हिमयुग आया, बर्फ चारों तरफ पड़ गई, तो समुद्र का जो तल था ना, वो 30-35 फैदम नीचे चला गया, और काफी बर्फ पड़ने की वजह से समुद्र का जो तापमान था वो भी बहुत ज्यादा कम हो गया। तो जब समुद्र का तापमान बहुत ज्यादा कम हो गया, जिससे सारे प्रवाल मर गए। धीरे धीरे समुद्र बर्फ पिघला, और धीरे धीरे प्लीस्टोसीन हिमयुग के बाद जब हिमयुग बीत गया, तो बर्फ पिघली, और जब बर्फ पिघली उसके बाद धीरे धीरे समुद्र का जो तल है वो ऊपर आया, और जो बचे खुचे प्रवाल थे, उन लोगों ने जबरदस्त तरीके से, उनको भोजन वगैरह मिला, अच्छा तापमान मिला, और उन्होंने फिर से अपना विकास ऊपर की तरफ किया। ठीक है, तो फिर से जो है कि समुद्र का जलस्तर ऊपर की तरफ बढ़ गया, जिससे प्रवालों का विकास हुआ है। तो ये था डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, जो ये बताता है कि हिमानी ने किस प्रकार से प्रवालों का विकास किया हुआ है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक बार रिपीट करके आप देख लीजिएगा। इसमें से प्रवालों से संबंधित किसी भी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। हर एक चीज को मैंने डीप में आपको समझा दिया है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन हर चीज को मैंने इजिली आपको डीप में समझाने का प्रयास किया है। भारत में भी कुछ एटॉल पाए जाते हैं, कुछ
प्रवाल पाए जाते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान के पास में, मतलब हिंद महासागर में प्रवाल भारी मात्रा में है, प्रशांत महासागर में प्रवाल भारी मात्रा में है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में सिर्फ कुछ ही प्रवाल वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आई होगी। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि आपको किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है आपकी तैयारी के लिए। एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट करके आप कोर्स ले लीजिए, चीजें ले लीजिए। ठीक है, और फिर टीचर आपको क्या कर रहा है, पीपीटी चला चला के पढ़ा रहा है। ठीक है, वो पढ़ रहा है कि पढ़ा रहा है, वो आप जाने वो जाने, वो अलग मैटर है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अच्छी जगह पे रहना है। मैं यूट्यूब पर मैंने कहा है कि पूरा कोर्स प्लेलिस्ट आप चेक करिए, हर एक सब्जेक्ट में डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी हमारा सपोर्ट करिएगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े। हम ऐसे ही चीज़ों को सरल भाषा में आपको अच्छे से समझाते रहें, बिना कोई पीपीटी चलाए, बिना कोई स्लाइड किए कि बस लिखा हुआ आ रहा है मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब वो चीज़ नहीं है, मैं किसी का वो नहीं कर रहा, सबका भाई अपना अपना वो होता है। ठीक है, आप खुद एब्जॉर्ब करेंगे कि आपको कहाँ से फायदा हो रहा है। पैसे लेने के बाद भी लोग कोर्स नहीं पूरा कराते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं है। मैं पूरा आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आती है तो वो भी आपको क्या करना है कि कमेंट में पूछना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, वहां भी आप हमसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। आपके जो सवाल हैं, बच्चे पूछते भी हैं, मैं उनको बताता भी हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप वहां डायरेक्टली पूछ सकते हैं, वहां आपको आप हमसे मतलब डायरेक्टली वहां से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी चीजों को बता सकते हैं कि सर ये चीज नहीं हुआ, वो चीज नहीं हुआ। मैं पूरा ख्याल रखूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए।